नमस्कार। आज की इस खास पड़ताल में हम एक बेहद ही रहस्यमयी और दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे विश्व प्रसिद्ध आश्रम की जिसकी आबोहवा इसके संस्थापक के निधन के 36 साल बाद पूरी तरह से बदल चुकी है। एक इन्वेस्टिगेटिव नजरिए से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक विशाल आध्यात्मिक विरासत और व्यावसायिक विकास यानी कमर्शियल ग्रोथ आमने सामने आते हैं तो असल में होता क्या है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। साल 2002 में द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट ने अचानक सबका ध्यान इस मुद्दे की तरफ खींचा। इस रिपोर्ट में पुणे के मशहूर मेडिटेशन रिजॉर्ट में हो रहे एक बहुत ही चौंकाने वाले बदलाव का जिक्र किया गया और इसे नाम दिया गया डी ओशोजाइजेशन, यानी ओशो के प्रभाव को धीरे धीरे कम करना। ये वो पहला सुराग था जिसने दुनिया को बताया कि आश्रम की उन ऊंची दीवारों के पीछे कोई बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव चल रहा है। और ये बदलाव सिर्फ हवा हवाई नहीं था, इसके पुख्ता भौतिक सबूत मौजूद थे। पहले जब भी कोई आश्रम के मुख्य द्वार से अंदर आता था तो ओशो की सैकड़ों तस्वीरें उनका स्वागत करती थीं। लेकिन साल 2000 आते आते नज़ारा पूरी तरह बदल गया। उन सभी तस्वीरों को हटा दिया गया और उनकी जगह ले ली ओशो के रहस्यमयी मिनिमलिस्ट हस्ताक्षरों ने, जिन्हें किसी मॉडर्न आर्ट गैलरी के चित्रों की तरह फ्रेम करके टांग दिया गया। हालांकि तस्वीरों का हटना तो बस एक शुरुआत भर थी। इसके बाद कुछ और भी शांत लेकिन गहरे बदलाव देखने को मिले। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी ओशो की पुण्यतिथि के जश्न का अचानक से बंद हो जाना। सोचिए, जिस गुरु की शिक्षा ही ये थी कि मृत्यु को दुख की तरह नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए, उसी का उत्सव रोक दिया गया। इस एक फैसले ने आश्रम के बाहर मौजूद अनुयायियों के अलग अलग गुटों में गहरी बेचैनी पैदा कर दी। ये छोटे छोटे कदम असल में एक बहुत गहरी वैचारिक दरार के शुरुआती सुराग थे। इस पूरे विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए थोड़ा अतीत में चलना होगा। सेक्शन 1, एक रहस्यवादी का उदय, चंद्रमोहन जैन का सफर। चंद्रमोहन जैन से ओशो बनने तक का ये सफर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 1931 में मध्य प्रदेश में जन्म, महज 21 साल की उम्र में आत्मज्ञान की प्राप्ति का दावा। फिर 1974 में पुणे में पहले आश्रम की स्थापना। उसके बाद 1981 में अमेरिका के ओरेगॉन में राजनीशपुरम की स्थापना हुई, जो भारी विवादों का केंद्र रहा। और अंततः 19 जनवरी 1990 को पुणे में उनका निधन। बस कुछ ही दशकों में इस असाधारण सफर ने दुनिया भर में एक पूरी पीढ़ी को गहराई से प्रभावित किया। लेकिन असली कहानी तो 1990 के बाद शुरू होती है। सेक्शन 2, आस्था का व्यापार, बौद्धिक संपदा बनाम आध्यात्मिक जड़ें। अब इस जानकारी के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यह हमें एक बहुत ही अजीब सी भौगोलिक और वैचारिक दूरी दिखाता है। एक तरफ पुणे है जिसे ओशो की कर्मभूमि और आध्यात्मिक मुख्यालय माना जाता है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, सभी बौद्धिक संपदा, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का कंट्रोल ज्यूरिख में बैठे ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन या OIF के पास है। और तो और मार्केटिंग का पूरा काम न्यूयॉर्क के ऑफिस से संभाला जाता है। आलोचकों का सीधा तर्क है कि बिल्कुल यही वो कॉर्पोरेट ढांचा है जिसने एक विशुद्ध आध्यात्मिक विरासत को एक कमर्शियल प्रोडक्ट में बदलकर रख दिया है। इस कमर्शियलाइजेशन के दावे को एक अहम गवाही और भी पुख्ता करती है। ओशो टाइम्स के पूर्व संपादक स्वामी चैतन्य कीर्ति के अनुसार 1998 तक ओशो के वीडियो सैटेलाइट चैनलों पर आसानी से प्रसारित होते थे, लेकिन उसके बाद ये पूरी तरह बंद हो गया। क्यों? क्योंकि कॉपीराइट्स ज्यूरिख और अमेरिका में रजिस्टर हो गए थे। इसका सीधा असर ये हुआ कि इन प्रवचनों पर एक तरह का एकाधिकार हो गया और आम जनता तक उनकी पहुंच कानूनी तौर पर सीमित कर दी गई। जब आस्था और कानूनी अधिकारों के बीच टकराव होता है तो बगावत का जन्म लेना तय है। सेक्शन 3, जमीन और बगावत, विरासत पर कानूनी लड़ाइयाँ। इन विवादों की एक लंबी फहरिस्त है। 2009 में ज्यूरिख स्थित OIF का एक्सक्लूसिव ट्रेडमार्क अधिकार खो देना। फिर 2013 में निधन के पूरे 23 साल बाद अचानक ओशो की एक कथित वसीयत का सामने आना, जिसमें सब कुछ एक स्विस ट्रस्ट के नाम कर दिया गया था। इसके अलावा पारंपरिक माला पहनने वाले अनुयायियों को आश्रम में घुसने से रोकना और बाहरी ग्रुप्स के फेसबुक पेजों को डिजिटल सेंसरशिप के जरिए टेक डाउन करवाना। एक निष्पक्ष नजरिए से देखें तो ये साफ है कि रक्षक और प्रबंधन दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की खाई बहुत गहरी हो चुकी है। और फिर बात आती है इस विशाल आंकड़े की, 107 करोड़ रुपए। 2023 में आश्रम की लगभग 3 एकड़ जमीन को एक उद्योगपति को बेचने का प्रस्ताव रखा गया।
प्रबंधन ने तर्क दिया कि कोविड महामारी के कारण गहरा आर्थिक संकट आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों ने इसे एक सबसे बड़े सबूत के रूप में देखा। उनका मानना है कि अब संस्था की मुख्य प्राथमिकताएं आध्यात्मिक नहीं रहीं, बल्कि पूरी तरह से वित्तीय हो चुकी हैं। तो आज के समय में जमीनी हकीकत क्या है? सेक्शन 4, आध्यात्मिक रिजॉर्ट या हेल्थ क्लब, 40 एकड़ की आधुनिक हकीकत। जो लोग दशकों से इस आश्रम को जानते हैं, उनका नजरिया काफी सख्त है। मशहूर आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डिजाइन किए गए इस 40 एकड़ के कैंपस को लेकर आलोचकों और लेखक अभय वैद्य का मानना है कि खूबसूरत लैंडस्केप गार्डन और स्विमिंग पूल वाली इस जगह से वो पुरानी मिस्टिकल एनर्जी अब पूरी तरह गायब हो चुकी है। उनके शब्दों में ये कर्म भूमि अब एक आध्यात्मिक केंद्र कम और एक आलीशान हेल्थ क्लब ज्यादा लगती है। लेकिन रुकिए, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। रिजॉर्ट प्रबंधन का अपना एक अलग नजरिया है। OIMR की प्रवक्ता मां साधना का कहना है कि विरासत अतीत की चीज है और ओशो का प्रयास ही अतीत को ध्वस्त करना था ताकि हम आज में जी सकें। प्रबंधन का बचाव ये है कि वे ओशो के मूल विजन को ही आधुनिक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। उनके मुताबिक ये जगह कोई पुरानी याद नहीं, बल्कि नए इंसानों को जन्म देने का केंद्र है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि रिजॉर्ट प्रशासन खुद को आज की दुनिया के सामने कैसे पेश कर रहा है। खुद उनकी मार्केटिंग में इसे एक स्पिरिचुअल क्लब मेड कहा गया है, जहां मेड का मतलब मेडिटेशन यानी ध्यान है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि उन्होंने छुट्टियां मनाने और आध्यात्मिकता के बीच की लकीर को कैसे धुंधला कर दिया है। ये एक ऐसा कदम है जो युवाओं को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन पुराने अनुयायियों को खटकता है। इन तमाम मुकदमों, विवादों और रीब्रांडिंग के बीच आइए अब निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 5, एक विवादित विरासत, 36 साल बाद क्या बचा है? इतने दशकों की उथल-पुथल के बावजूद कुछ चीजें अपनी जगह पर मजबूती से कायम हैं। आज सोशल मीडिया पर ओशो के ऑडियो और वीडियो प्रवचन पहले से कई ज्यादा वायरल हो रहे हैं। दुनिया भर में फैले हुए डिसेंट्रलाइज्ड केंद्र आज भी सामूहिक ध्यान और वर्कशॉप चला रहे हैं। रिजॉर्ट की मल्टीवर्सिटी में ज़ेन, हीलिंग आर्ट्स और तंत्र जैसे कोर्स अभी भी ग्लोबल ऑडियंस को आकर्षित कर रहे हैं। और महामारी के बाद यहां आने वाले विजिटर्स की संख्या में हाल ही में 18% का उछाल देखा गया है। मतलब इस दर्शन को लेकर वैश्विक उत्सुकता बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, जो अंततः हमें आज के सबसे बड़े और विचारणीय सवाल पर लाकर खड़ा करता है। 36 साल बाद क्या उस गुरु का रहस्यवाद आज भी अपने मूल रूप में जिंदा है, या उस पूरे रहस्य को अब महज एक ट्रेडमार्क बनाकर रख दिया गया है? क्या एक स्वतंत्र आध्यात्मिक विचारधारा को बौद्धिक संपदा और कॉपीराइट के नियमों में बांधा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे विवाद के ठीक केंद्र में है। इस पड़ताल में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तथ्य और सवाल यकीनन एक गहरे विचार की मांग करते हैं।